हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक पहला अध्याय पढ़ लिया और हम दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने अब तक वायुमंडलीय दाब को जाना था, दाब को क्या होता है उसके बारे में जाना था और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी जान लिया था। और उसके बाद हमें उसमें गलनांक पॉइंट, क्वथनांक पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में जानना था। तो आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। तो वो शुरू करने से पहले, मतलब गलनांक पॉइंट, कथनांक पॉइंट, ये सब पढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें और सब चीज़ अच्छे से समझते हुए अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए देखते हैं हमें दूसरे चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है। तो इसके पहले हमने वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये सब पढ़ लिया है। दाब क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, इन सब चीज़ों को हमने जान लिया है। वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है ये भी जान लिया है। तो अब सुनिए, इसके बाद गलनांक पॉइंट क्या होता है हम उसके बारे में जानते हैं। गलनांक पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने गलनांक लिख रखा है आप सभी के लिए। गलनांक, इसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बहुत लोगों को हिंदी में समझ में आएगा, बहुत लोगों को इंग्लिश में समझ में आएगा। तो देखिए, इसको गलनांक को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है या गलनांक होता क्या है। तो देखिए, शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। मैंने क्या लिख रखा है आप लोगों के लिए। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ का गलनांक पॉइंट वह बिंदु होगा जिस अवस्था में वो अपनी ठोस अवस्था से परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव में बन जाता है उसी को हम गलनांक बिंदु कहते हैं। छोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस तापमान पर कोई भी ठोस चीज़ पिघलकर जब द्रव बन जाता है तो गलनांक हो जाता है वहाँ पे। और गलनांक को ही द्रवणांक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हो गया कि किसी भी ठोस पदार्थ को गलनांक हम वो मानते हैं जब वो ठोस अवस्था से परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, तो जैसे आप बर्फ़ देखते हैं तो बर्फ़ को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखते हैं तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है। यानी मान लीजिए आप फ्रिज में उसका जो भी टेम्परेचर हो वो ठीक है, लेकिन जब आप उसको वायुमंडल में लेकर आएंगे, बर्फ़ जैसे ही आप बाहर रखेंगे तो वो थोड़ी देर बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर वो ताप पर जल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही आप मोमबत्ती का पिघलना भी देखते होंगे कि मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो वो धीरे 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 पिघलकर वो अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मोमबत्ती का पिघलना या बर्फ़ का पिघलना, ये सब गलनांक के उदाहरण है। आप इससे समझ सकते हैं कि ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वही होता है गलनांक बिंदु। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको गलनांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वथनांक जानते हैं हम, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि देखिए, इसको मैंने क्या लिख रखा है, वो नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ क्वथनांक, वो ताप क्वथनांक कहलाता है। मतलब कि सीधे सीधे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने के बाद, मतलब द्रव उबलने के बाद वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल अगर लें तो क्या कह सकते हैं जो आपको आसानी से समझ में आए, इसका एग्जांपल। और ये देखिए, यहाँ पे देख रखा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलने के बाद द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप कोई बर्तन में कुछ गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे उसका एक वाष्पीकरण हो जाता है और वो वाष्प के रूप में वातावरण में फैल जाता है। तो किसी भी, मतलब द्रव अवस्था का वाष्प अवस्था में परिवर्तन ही क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल के बारे में हम जानते हैं। उत्प्लावन बल, जिसको हम लोग बुआयंट फोर्स कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिख रखा है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं के ऊपर की ओर बल लगता है जिससे वस्तुएं हल्की प्रतीत होती हैं,
उस उत्क्षेप या जल का उत्प्लावन बल कहलाता है। मतलब एक बार इसकी डिफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिससे वस्तुएं हल्की प्रतीत होती हैं, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब आप एक अगर जैसे कोई भी टैंकर लेते हैं, कोई भी मान लीजिए आपने बकेट लिया और उसमें जब आप किसी भी चीज़ को जब फोर्स करेंगे, जब उसमें अंदर मान लीजिए आपका बकेट है और आप उसमें मग को डुबो रहे हैं, तो जो नीचे से बल लगेगा मग को डुबो उस पानी में डुबोते टाइम, वही उत्प्लावन बल कहलाता है। जो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसको हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु को ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक बकेट है, उसमें आप अगर मग को डुबोते हैं तो जैसे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वही उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है। जैसे आप इसका अगर उदाहरण देखें तो नावों में या जलयानों में या गुब्बारों में ये सब चीज़ें, ये बल अधिक कार्य करता है। जैसे उत्प्लावन बल नाव के चलने में या जलयानों में या गुब्बारों में ये ज़्यादा कार्य करता है उत्प्लावन बल आपका। तो उम्मीद करता हूँ उत्प्लावन बल समझ गए होंगे आप। उत्प्लावन बल कुछ नहीं है, वही ये कह सकते हैं कि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु को पर ऊपर की ओर लगने वाला बल। जैसे कि बकेट है, आप जब उसमें आप मग को डुबोएंगे तो पानी से भरा रहेगा वो, जब आप उसमें मग को डुबोएंगे तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो वही जो बल ऊपर की तरफ लगेगा वही उत्प्लावन बल होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उत्प्लावन बल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें मैंने लिख रखा है, यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिससे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। वही मतलब जहाँ पे आप मग को डुबोते हैं वहाँ पे वही गुरुत्व केंद्र कहलाता है, उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। ठीक है। वहाँ पे गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है और वो उसी को हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, जहाँ पे बीच में आप मग को डुबोते हैं बकेट में। इसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद हमारे सिलेबस में है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में जाने होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आर्किमिडीज के सिद्धांत को जानते होंगे पहले से भी, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहले से आर्किमिडीज सिद्धांत को शायद नहीं सुन रखा होगा, जो आज सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आर्किमिडीज सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो देखिए, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का अभाव होता है। भार में यह कमी आभासी कभी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई जग पानी से पूरा भरा है, जिसमें एक आप चम्मच को डुबो रहे हैं, तो जग में कुछ पानी बाहर गिर जाता है। मान लीजिए जग पूरी तरीके से भरा है, जब आप उसमें चम्मच को डुबोएंगे तो वो जो वहाँ पे जब पूरा भरा रहेगा तो जैसे ही चम्मच डूबेगा तो कुछ पानी बाहर की ओर गिरता है, और चम्मच के भी भार में आपको कुछ कमी महसूस होगी जब वो पानी के अंदर जाएगा। तो चम्मच के भार में जो कमी है और जो जग से बाहर पानी गिरा है उसका भार, दोनों का भार बराबर होता है, और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। मतलब कि अगर आपका मग है जो पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ, आप उसमें जब चम्मच को डुबोएंगे तो आपको चम्मच के भार में कुछ कमी महसूस होगी और कुछ पानी जो बाहर गिरेगा। तो वो जो पानी बाहर गिरेगा और वो जो चम्मच के भार में कमी होगी, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख रखा है, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए वो चम्मच है, जब आप उसको पूरे मग में भरे हुए पानी में जब आप डुबोएंगे तो उसके भार में आपको कुछ कमी महसूस होगी, और वो कमी किसके बराबर होगी, जो पानी उस मग से उस चम्मच को डुबोने पे बाहर गिरेगा उसके बराबर होगा। ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो आभासी भार बराबर वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। वही जैसे कि मैंने आपको बताया, जब चम्मच आप डुबोएंगे तो नीचे से एक बल कार्य करता है, जिस बल की वजह से पानी जो मग भरा रहेगा तो पानी थोड़ा सा बाहर गिरेगा। तो वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। ठीक है। उत्प्लावन बल वही है हटाए गए द्रव का भार, जो भी उसमें से पानी बाहर की तरफ आएगा वो उत्प्लावन बल का कार्य करेगा। चलिए
आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिख रखा है मैंने। तो ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, आभासी भार बराबर वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। यदि किसी वस्तु का भार वायु में W1 तथा द्रव में डुबोने पर W2 हो तो द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में कमी W1 माइनस W2। अतः W1 माइनस W2 बराबर PVG आर्किमिडीज के सिद्धांत से। और यहाँ पे P जो है वो आपका द्रव का घनत्व हो जाएगा, V जो है आपका द्रव का आयतन हो जाएगा, और G बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है W1 माइनस W2 बराबर PVG। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि कोई भी वस्तु जब पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का अभाव होता है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और यह जो भार में कमी होता है वो जो आपका पानी मान लीजिए द्रव्य में से गिरा होगा वो उसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है भार में यह कमी आभासी कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्लवन का सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानते हैं। प्लवन का सिद्धांत वैसे पूछता तो नहीं है, लेकिन आपके में दे रखा है तो देख लीजिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जिसको प्लवन का सिद्धांत कहते हैं, इसका पहला नियम क्या है? संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। मतलब वही है कि आप जब पानी में तैरते हैं तो आप अपने भार के बराबर जितना भी पानी होता है उसको आप दूसरी तरफ विस्थापित करते हैं। तो ये उसका प्रथम नियम है प्लवन का। ठीक है, दूसरा क्या है? ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ये इसका प्लवन का दूसरा नियम है। और दाब क्या है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे दाब नॉर्मल शब्दों में पूछे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लवन का सिद्धांत आप समझ लिख लीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है उसका प्रथम नियम या दूसरा नियम, ये दोनों आप नियम याद कर लीजिएगा। इसको बस इसका आपके में प्रूफ नहीं है, बस आपको याद करना है इस नियम को। इस थोड़ा बहुत दे रखा है, ज़्यादा नहीं दे रखा है। और फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, याद कर लेना है। तो आप जान ही गए होंगे, मैंने आपको बता दिया आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऐसे ही आपने उत्प्लावन बल जान लिया, गलनांक पॉइंट, क्वथनांक पॉइंट जान लिया। तो अब आपके दूसरे चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने वायुमंडलीय दाब के बारे में जान लिया था, न्यूटन के तृतीय नियम को जान लिया था। तो इसके सिवा आपके दूसरे चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी सब से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब आसानी से इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल की घंटी बजाइए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद।